Okay, class. So in the last session, we have seen how to use the Java C compiler and Java command interpreter to basically go with the two-step process of compiling and then interpreting, right? So today let's see the same thing with the Eclipse IDE. How we can run a small program with the Eclipse IDE, and what are the benefits that we are going to get with the Eclipse IDE. Okay. So as I told you in the last class, that the first thing that we need to do is to make a new project in the Eclipse IDE. So this is the screen of the Eclipse IDE. Get it? This is the editor window, right? This is Package Explorer. The editor window is the one where you type your programs. The Package Explorer is the window where you can see all the projects, they are associated, all the classes. ठीक है? क्लियर है इतना? अब सबसे पहला काम क्या करना था, हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना था. ठीक है, यहाँ पे आप जो पैकेज एक्सप्लोरर है उस पर खाली जगह पे राइट क्लिक करिए ऐसे. ठीक है, न्यू ऑप्शन चूज करिए, जावा प्रोजेक्ट. ठीक है, then give the name of the project, say demo MCA 2022. Say finish. A new project is created here, right? Demo MCA 2022. इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, you will see some system libraries. These are the JRE system libraries which are meant to run your application. ठीक है, ये पिक कहाँ से हुई है? वो जो आपकी JDK का इंस्टॉलेशन था उसी से पिक हुई है. ठीक है, and then there is a SRC folder. That is the folder for storing all your source code. ठीक है, now the first thing that we are going to do is to create a package structure. Package is nothing but a folder structure. जैसे एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर होता है, उसके अंदर तीसरा फोल्डर होता है, इससे जितने चाहे हम फोल्डर बना करके ग्रुपिंग कर सकते हैं क्लासेस की. ठीक है, विथ अ मीनिंगफुल नेम. अभी समझ में आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पैकेज. एक पैकेज में बना रहा हूँ in.ac.jamiahumdard.say एडमिशन ऐप बना रहा हूँ. उसके अंदर एक मॉड्यूल और बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रिकॉर्ड. ठीक है, एक होगा फी पेमेंट मॉड्यूल. इससे डिफरेंट मॉड्यूल होंगे, राइट? अगर आप उनके क्लासेस को, जो रिलेटेड क्लासेस हैं, उनको अलग अलग आप पैकेजेस में एक फोल्डर के अंदर स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, तो उनके लिए सेपरेट पैकेज बनेगा, यानी सेपरेट फोल्डर स्ट्रक्चर बनेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ in.ac.jamiahumdard.admissionapp.students record. So all the classes which belong to student entity basically, या उसके मैनिपुलेशन से जो भी रिलेटेड है, वो सारे के सारे हम इस पैकेज के अंदर डालेंगे. ठीक है, अभी आप देखते जाइए, अभी मैं आपको और डिटेल बताऊंगा. हमने क्या किया था, पहले प्रोजेक्ट बनाया था, राइट क्लिक करके विंडो पर डेमो MC 2022. जब प्रोजेक्ट बनाया, उसको ड्रॉप डाउन किया तो SRC फोल्डर हमको दिखने लगा. इस SRC फोल्डर पे राइट क्लिक करके मैंने क्या किया कि मैं एक डॉट डिलिमिनेटर से इन के बीच डॉट लगाया, AC के बाद डॉट लगाया, फिर जामिया हमदर्द के बाद डॉट लगाया, फिर एडमिशन ऐप के बाद डॉट लगाया, फिर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स. ठीक है, ये डॉट लगा के मैंने ये पैकेज स्ट्रक्चर तैयार किया है. इस पैकेज स्ट्रक्चर के फोल्डर कितने हैं? इन एक फोल्डर है, AC दूसरा फोल्डर है, जामिया हमदर्द तीसरा फोल्डर है, एडमिशन ऐप चौथा है, और ये स्टूडेंट्स रिकॉर्ड. अच्छा, 5 फोल्डर्स बनाए हमने. ये फोल्डर बनेंगे ऐसे. ठीक है, ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है, एक बार मैं इसको फिनिश करके आपको दिखाता हूँ. तो ये आपका मान लीजिए एक पैकेज बना, राइट? सिमिलरली आई कैन मेक अनदर पैकेज फॉर एग्जांपल फी सबमिशन. ठीक है, या फी रिकॉर्ड्स. सो आई विल से न्यू, राइट क्लिक करा SRC पे, न्यू पैकेज. जैसे प्रोजेक्ट था, जावा प्रोजेक्ट था, वैसे पैकेज पे जाएंगे, दूसरा ऑप्शन पैकेज पे क्लिक करेंगे,
आइए इनिशियल स्ट्रक्चर में सेम रख रहा हूँ, इन डॉट ए सी डॉट जामिया हमदर्द डॉट क्या नाम था, एडमिशन ऐप डॉट अब फी, हाँ जी, फी रिकॉर्ड्स, ठीक है, या फी मॉड्यूल, जो भी आप करना चाहें इसको। ये मैंने दूसरा पैकेज बनाया। अभी देखिए दोनों पैकेज जो है ये एम्प्टी हैं, तो ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको ना, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, ठीक है। जब इसके अंदर हम क्लासेस बनाना शुरू करेंगे तो ये स्क्वायर जो है येलो हो जाएगा। अब इन पैकेज का फोल्डर स्ट्रक्चर में ट्रांसलेशन कैसे होता है वो आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए ये जो जगह है ये वर्क स्पेस है मेरा, ये जो जगह दिख रही है आपको, नॉर्मली जब भी आप इक्लिप्स को इंस्टॉल करेंगे तो एक डिफॉल्ट वर्क स्पेस बनाता है, ठीक है। आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से जो भी फोल्डर इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब मुझे याद नहीं है कि इसका वर्क स्पेस कहाँ पर है ना, तो देखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं फाइल पे जाऊंगा, ठीक है। फाइल पे जाने के बाद स्विच वर्क स्पेस को स्विच करने की यानी चेंज करने की कोशिश करूंगा, चेंज करूंगा नहीं, चेंज करने की प्रोसेस मुझे दिखा देगा एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस क्या है। इसमें मैंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग है उससे अदर आई वांट टू चेंज इट टू समथिंग एल्स, जैसे ही मैंने अदर कहा ये मुझे एग्जिस्टिंग दिखा रहा है। ये फोल्डर स्ट्रक्चर सी ड्राइव में, यूजर्स में, SHI, फिर इक्लिप्स वर्क स्पेस BCA सेक्शन A एंड B करके एक वर्क स्पेस बना हुआ है, ठीक है। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वर्क स्पेस का है। और वर्क स्पेस का मतलब होता है कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं, चाहे 10 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उन सबके सोर्स कोड और उनकी कंपाइल्ड डॉट क्लास फाइल सारी की सारी आपको यहाँ मिलेगी, along with any libraries that you have added externally। वर्क स्पेस मतलब जहां पे आप काम कर रहे हैं, अपने काम को सेव कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा टर्म। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट, क्लियर है। अब इसको हम क्या करते हैं, बाहर से फोल्डर में जाकर के ये वर्क स्पेस देखने की कोशिश करते हैं। जो यूजर्स के अंदर SHI, उसके अंदर इक्लिप्स वर्क स्पेस BCA सेक्शन A एंड B, इस तरह 3 फोल्डर है, राइट। सी ड्राइव में जाते हैं सबसे पहले, यूजर्स, करेक्ट, SHI ये फोल्डर था, इसके अंदर वर्क स्पेस के नाम से था, देख लेते हैं एक बार क्या नाम था फिर से, इक्लिप्स वर्क स्पेस, राइट। तो ई मैंने प्रेस किया, इक्लिप्स वर्क स्पेस सेक्शन A एंड B ये है, राइट, ये वाला फोल्डर था। इसके अंदर जा रहे हैं तब देखिए एक फोल्डर तो आपको मेटा डाटा दिख रहा है। मेटा डाटा वो होता है जिसके अंदर सारी प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ इक्लिप्स अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, इससे आपसे मतलब नहीं है। उसके बाद जो भी आप देख रहे हैं ये सारे फोल्डर अलग अलग क्या है, प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे मैंने अभी एक प्रोजेक्ट बनाया है, कौन सा, डेमो MCA 2022, इसका भी एक फोल्डर आप देख रहे हैं। बाकी मैंने दूसरे बैचेस के लिए बनाया होगा वो सारे फोल्डर आप देख रहे होंगे, राइट। तो अभी इस फोल्डर के अंदर जाते हैं जो हमने अभी बनाया है, इसके अंदर जाइए, देखिए एक फोल्डर SRC है, एक फोल्डर बिन है, ठीक है। वहां पे हमें क्या दिख रहा था, सिर्फ SRC फोल्डर दिख रहा था, राइट, बिन नहीं दिख रहा था, ठीक है। बिन पे हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, पहले SRC फोल्डर जो दिख रहा था उस पर आते हैं। SRC फोल्डर के हमने अंदर 2 पैकेज बनाए थे, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, वर्क स्पेस मुझे चेंज नहीं करना है। तो दो हमने पैकेज बनाए थे, एक लास्ट में जिसका फी रिकॉर्ड्स था, दूसरे के लास्ट में स्टूडेंट रिकॉर्ड था, राइट, है ना। उससे पहले वाला प्रीफिक्स जो था वो सेम था, करेक्ट, इन डॉट AC डॉट जामिया हमदर्द डॉट एडमिशन ऐप, उसके बाद स्टूडेंट रिकॉर्ड या फी रिकॉर्ड्स आता है, करेक्ट। यही चीज हम बाहर से एनालाइज करके देखते हैं। देखिए SRC में जा रहे हैं हम, इन पहला फोल्डर स्ट्रक्चर डॉट AC डॉट जामिया हमदर्द डॉट एडमिशन एप्स। अब इसके अंदर आपको दो दिखेगा, दोनों जो आपने बना रखे हैं, 2 पैकेज, फी रिकॉर्ड्स एंड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, करेक्ट, 2 अलग अलग फोल्डर दिख रहा है। अभी दोनों आपके खाली हैं, कुछ भी नहीं है, राइट। अब हम जाते हैं इक्लिप्स पे और इसमें कुछ क्लास ऐड करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप छोटा भी लिख सकते हैं। मैंने अच्छा ये बड़ा क्यों लिखा ये मैं बताता हूँ आपको, इसके पीछे एक बहुत क्लासिकल रीजन है।
आपका ये प्रोजेक्ट है, इसमें आपने अपनी क्लासेस बनाई हैं, आप इसको फोल्डर स्ट्रक्चर में जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पैकेज स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सी प्लस प्लस से पैकेज आपने पढ़ा होगा, पैकेज में ऑर्गेनाइज करने का रीजन क्या होता है? जैसे मैं इसमें एक क्लास बना दूं, अगर फॉर एग्जाम्पल इस पैकेज पे मैंने क्लिक किया, इस पैकेज में क्लास बनाना चाहता हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू, सब काम न्यू करके, राइट क्लिक करके न्यू करके अब की क्लास चूज करूंगा। सेम स्टेप्स, बस ऑप्शन मेरा चेंज हो गया, क्लास में हो गया। ठीक है, मैं क्लास बना रहा हूँ, क्या क्लास बनाऊँ? स्टूडेंट। फॉर एवरी स्टूडेंट आई नीड टू सेव द इंफॉर्मेशन, जिसमें एनरोलमेंट नंबर भी होगी, दूसरी चीजें भी होंगी। तो स्टूडेंट नाम का एक क्लास बना रहा हूँ, है ना। फिनिश है। ठीक है, एक चीज तो इन्होंने बताया जो रीजन है मॉड्यूलर होना, यानी कि जैसे कि हम फंक्शंस में कोड को डिवाइड करते हैं, फिर फंक्शन से एक लेवल ऊपर जाएं तो सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस को एक क्लास में डालते हैं, सिमिलरली सिमिलर काइंड ऑफ क्लास को एक पैकेज में डालते हैं, एक फोल्डर में डालते हैं। इसका मतलब पैकेज को सीधे ट्रांसलेट करिए फोल्डर से, ठीक है, यूनिक फोल्डर। अब उसमें डालने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट रिकॉर्ड से रिलेटेड जितने भी क्लासेस बनेंगी, सारी की सारी एक जगह मौजूद होंगी। तो आपको अगर स्टूडेंट से रिलेटेड किसी क्लास को देखना है तो आपको फी रिकॉर्ड या इस तरह सैकड़ों अगर पैकेज बने हैं तो आपको हर पैकेज के अंदर जाने की जरूरत नहीं, खोजना नहीं पड़ेगा आपको। आपको सिंपली पता है कि भाई स्टूडेंट से रिकॉर्ड से रिलेटेड ये क्लास है, तो इस फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा, यानी इस पैकेज के अंदर मिलेगा। एक रीजन तो इन्होंने ये बता दिया, ग्रुपिंग करना है, जिसको ग्रुपिंग ऑफ द रिलेटेड एंटिटीज। ठीक है, जो रिलेटेड एंटिटीज है उनको ग्रुप कर रहे हैं हम टुगेदर एक फोल्डर के अंदर, ताकि एक जगह मिले। ऐसे ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप लाइब्रेरी में जाइए, और लाइब्रेरी में जाने के बाद क्या होगा कि लाइब्रेरी में जो शेल्फ लगी होती है ना, शेल्फ में सब्जेक्ट वाइज शेल्फ लगी होती हैं, करेक्ट है ना। ये कंप्यूटर साइंस है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, इस तरह लगे होते हैं शेल्फ। उनके अंदर भी फर्दर सब्जेक्ट डिवाइडेड होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस में ऑटोमेटा एंड ऑटोमेटा थ्योरी हो गई, ठीक है, जावा ये अलग सेक्शन हो गया, ब्लॉक्स बने होते हैं। उसके अंदर भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होगा चीज़ें कि कैसे किस ऑथर के नाम से बुक है या बुक के टाइटल के हिसाब से अरेंज होगी चीज़ें। अगर ऐसे न हो, और बल्कि इसके बजाय लाइब्रेरी कुछ इस तरह से हो कि एक बड़ा सा हॉल हो, उसमें सारी बुक्स आपने डंप कर रखी हैं, फॉर एवरी सब्जेक्ट, एवरी यू नो ऑथर एंड एवरी टाइटल, सारी आपने ऐसे डंप कर रखी हैं। फिर आपसे कहा जाए जाकर के एक फला बुक निकाल के लाओ, तो जाहिर सी बात है आपके लिए निकालना बड़ा मुश्किल काम है, पूरे दिन आप उसमें छाटते रह जाएंगे, है ना। तो अब आपको पता है कि भाई फला सेक्शन पे जाना है, उस सेक्शन में जाकर के फला ब्लॉक पे जाना है, उस ब्लॉक में जाकर के मुझे चेक करना है कि फला फला किताबें इनमें से कोई एक होगी मेरी, तो वो करना आसान है, राइट। तो ये जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं ये ग्रुपिंग के लिए कर रहे हैं, ताकि आपकी जो सिमिलर यूनिट ऑफ एंटिटीज हैं वो एक जगह ग्रुप हो जाए। स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट रिकॉर्ड से रिलेटेड एंटिटीज हैं वो सारे इस पैकेज के अंदर हम डालते जाएंगे। पहले से शुरुआत की स्टूडेंट नाम की क्लास से, करेक्ट। और कोई रीजन? पैकेज बनाने का और कोई रीजन? In a real project there could be 10 cells. इसको ज़्यादा आसान करके बताऊं कि एक तो ये हो गया कि आपने क्लासेस बना रखी हैं अलग अलग पैकेज के अंदर, राइट। तो उसमें दो तीन कंडीशन हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि हज़ारों क्लासेस हैं आपके पास, तो गलती से जो क्लास नेम आपने इस पैकेज के अंदर यूज़ किया वही क्लास नेम इस पैकेज के अंदर आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। या कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को आपने अपने उसमें इंक्लूड किया अपनी लाइब्रेरीज में, तो भी एक पैकेज स्ट्रक्चर के अंदर उनकी क्लासेस डिफाइन होंगी। उनका क्लास नेम और आपका क्लास नेम सेम हो सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ऐसा ऐसा आपको बहुत बार दिखेगा, क्लास नेम सेम हो सकता है। तो उनको यूनिकली आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब जैसे मैं कह रहा हूँ दिस इज द नेम ऑफ द क्लास स्टूडेंट डॉट जावा, या स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द क्लास, राइट, बट दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज हाफ ट्रूथ, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ सिंपली द नेम ऑफ द क्लास, but the fully qualified name of the class is not student. The fully qualified name of the class is in.ac.jamiahamdard.admissionapp.studentrecords and then student. Dot student.
ठीक है। अगर सिमिलरली मैं इसमें भी स्टूडेंट नाम का एक क्लास मैंने बना रखा होता, उसका फुली क्वालिफाइड नेम क्या होता? in.ac.jamiahamdard.admissionapp.fee-records.student। तो अब अगर हम जब रिफर करते तो फुली क्वालिफाइड नेम से जब हम रिफर करते तो उससे हमें बेनिफिट क्या होता कि हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते, आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, मतलब कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होता कि आप कौन सी क्लास को यूज कर रहे हैं जब दो क्लासेस एक नाम की हैं, चाहे वो आपके अपने प्रोजेक्ट के अंदर हो या अपने प्रोजेक्ट में आपने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रखी है और अपने भी क्लास आपने बना रखी है, दोनों का नाम कोइंसिडेंटली सेम हो गया। ठीक है, कभी कभी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने पूछा इतना लंबा नाम मैंने क्यों दिया? सिंपली मैं एडमिशन ऐप डॉट फी रिकॉर्ड दे सकता था, राइट? दैट इज ट्रू। ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये जो मैंने इसमें कुछ यूनिक चीज आप देख रहे हैं, ये नाम मैंने दिया है डोमेन नेम जैसा है, राइट? यानी jamiahamdard.ac.in नाम का एक डोमेन है हमारे पास, एंड यू नो दैट डोमेन नेम इज ऑलवेज यूनिक। तो अगर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी आ रहा है तो ये बात की गारंटी है कि उसने अपने डोमेन नेम से स्ट्रक्चरिंग कर रखी होगी। जैसे अपाचे का कोई अगर प्रोडक्ट है तो org.apache इससे शुरू होता है। ठीक है, उसकी लाइब्रेरी तो मैंने यूज करी, जैसे कंटेनर वगैरह यूज किया, सर्वर यूज किया, कुछ भी यूज करा, तो वो अपने डोमेन नेम से उसने शुरू किया। तो डोमेन नेम जरूरी नहीं है यूज करना, लेकिन डोमेन नेम यूज करने से आपको फायदा ये मिलता है कि इट इज गारंटेड कि आपके एप्लीकेशन के अंदर ये जो आप पैकेज बना रहे हैं, दैट पैकेज हैज गॉट अ यूनिक नेम। तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस आपके किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ ऐसे ही आपके खत्म हो जाते हैं जब आपका फुली क्वालिफाइड नेम आपका सेम हो। आपको यूनिक ही रखना है ना, फुली क्वालिफाइड नेम को यूनिक रखना है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो यूनिक रखने का ये एक तरीका है। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, मैंने सिंपली क्या किया था, राइट क्लिक करके स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट नाम दिया था और उसने मुझे एक स्केलेटन जनरेट करके दे दिया, यानी कुछ कोड जनरेट करके दे दिया। उस कोड में क्या है, ऑलरेडी उसने पैकेज का नाम इंक्लूड कर दिया है कि ये जो क्लास मैं बना रहा हूँ ये इसी पैकेज के अंदर है। क्लास क्या होती है जावा में या सी प्लस प्लस में क्या होती थी? है ब्लूप्रिंट होती है। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इंस्टेंसेस होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? स्विफ्ट की बात करें तो भी नहीं, स्विफ्ट भी एक क्लास हो गई क्योंकि स्विफ्ट तो बहुत सारी कारें हैं। हाँ, अगर आप इंजन नंबर या चेसिस नंबर यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कार के लिए, देन इट बिकम्स अ यूनिक थिंग। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ हल्का सा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पीछे लोग बैठे हैं हम तो पीछे जाके इसीलिए बैठते हैं क्योंकि या तो जगह नहीं मिल पाती है या फिर अगर पहले से आकर के पीछे बैठ रहे हैं तो इसका मतलब उनको पता नहीं है चीजें। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ हल्का सा। देखिए, जैसे आप डिक्लेयर करते हैं ना इंट एक्स, राइट? तो एक्स क्या है? इट्स अ वेरिएबल विच इज गोइंग टू होल्ड सम वैल्यू ऑफ द टाइप इंट, बट दिस इंट इज ऑफ द टाइप प्रिमिटिव। इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव टाइप का है इंट। इंट जो है वो प्रिमिटिव टाइप का है। सिमिलरली कैरेक्टर कैर प्रिमिटिव टाइप का है, फ्लोट प्रिमिटिव टाइप का है। ठीक है, डबल लॉन्ग ऑल दीज आर प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, दीज आर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। लेकिन आपका हमेशा जो काम है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप से नहीं चलेगा।
आपको स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर स्टोर करना है तो एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड में कई चीज़ों का कलेक्शन होगा, जैसे उसका एनरोलमेंट नंबर होगा, मे बी आप उसको इंटीजर से रिफर कर लें या स्ट्रिंग से रिफर कर लें, ठीक है। फिर उसमें एज होगी, वो आपने इंटीजर से रिफर कर दिया। उसमें कोर्स होगा, कोर्स का नाम आपने कैरेक्टर से या सेक्शन है तो कैरेक्टर से रिफर कर दिया, कोर्स है स्ट्रिंग से रिफर कर दिया। एड्रेस है तो एड्रेस में भी कई पार्ट्स होंगे, फर्स्ट आपका उसका जो हाँ उसका फ्लैट नंबर हो गया, फिर पिन कोड हो गया, फिर एरिया कोड एरिया हो गया, फिर स्ट्रीट लेन हो गया, ये सब तमाम चीज़ होगी। तो अलग अलग सेपरेट स्ट्रिंग से आपने डिवाइड कर दिया, ताकि अगर आपसे कहा जाए कि एक पर्टिकुलर पिन कोड के सारे स्ट्रिंग मुझे चाहिए, तो आप पिन कोड फील्ड दे करके आप उससे सारे उन क्लासेस को निकाल के ऑब्जेक्ट्स को निकाल लें जो कि उस पर्टिकुलर पिन कोड को होल्ड करते हो, ठीक है। तो ये तो प्रिमिटिव हो गया। इस तरह के डाटा टाइप जो आप स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर एक एंटिटी एक बड़ी चीज को दिमाग में लेके बनाते हैं, जिसमें कई सारी चीजें हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, डिराइव डाटा टाइप, राइट। आ जाइए, ठीक है। तो डिराइव डाटा टाइप बनाने के लिए जो भी डाटा टाइप आप बना रहे हैं, पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि वो दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या डाटा होंगे, है ना। जो सब्जेक्ट है हमारा ये जावा है, विच इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो इसमें काम करने का जो तरीका होता है फ्रॉम अगेंस्ट द प्रोसीजर लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट होता है। इनफैक्ट सोचने का तरीका ही आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक प्रोसीजर लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखने को कहूँ तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली शुरू करेंगे इंट मेन से सोचना, है ना, कि मैं एक फंक्शन बनाऊं मेन नाम का। अब इसमें मुझे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन ऐड बनाऊंगा इंट एक्स कॉमा इंट वाई, जिसमें आप रिटर्न करेंगे एक्स प्लस वाई को, ठीक है, करेक्ट। और यहाँ से आप कॉल करेंगे, अगर एक लंबा एक्सप्रेशन है तो उसका जो एडिशन वाला पार्ट है उसके लिए आप कॉल करेंगे ऐड 2, 3 फॉर एग्जाम्पल, और इसको स्टोर करेंगे इंट result1, ठीक है। इससे result2 result3 एक लंबा एक्सप्रेशन है जिसमें एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है। तो आपने एडिशन के लिए एक मेथड लिखा है, आप अज्यूम करिए आपने सब्सट्रैक्शन के लिए कोई मेथड लिखा, आपने डिवीजन के लिए कोई मेथड लिखा, आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखा। तो जितनी उस एक्सप्रेशन में जितने एडिशंस होंगे उन सब के लिए आप एडिशन के वाले मेथड को कॉल करके उनके इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करते जाएंगे, लास्ट में सबको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। हाँ जो ठीक है। तो आपने सोचना क्या तरीका शुरू किया, एक प्रोसीजर से शुरू किया जो कि मेन मेथड था, उससे आप सब प्रोसीजर्स को कॉल करना आपने शुरू किया, ठीक है। ऐसे हो रहा है, राइट, करेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आप बात करेंगे तो सबसे पहला आपको जो सोचना होगा वो ये सोचना होगा कि एक एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन में मेरी क्या क्या एंटिटीज की जरूरत है। एंटिटीज का मतलब जिसको किसी फिजिकल या लॉजिकल चीज से मैप किया जा सके। जैसे स्टूडेंट एप्लीकेशन के लिए मैं स्टूडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन जो बना रहा हूँ, है ना, स्टूडेंट टैब जो बना रहा हूँ, उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड कई चीजें होंगी। एक तो खुद स्टूडेंट होगा जो कि पर्टिकुलर स्टूडेंट, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे स्टोर करना है। तो एक एंटिटी जो मैं सोच पा रहा हूँ, क्या सोच पा रहा हूँ, स्टूडेंट। मैं यहाँ मेंशन करता जा रहा हूँ लाइन से, जो दिमाग में मेरे आ रहा है स्टूडेंट। एक एंटिटी क्या हो सकती है, स्टूडेंट हो सकता है, विच इज ऑफ द डिराइव्ड टाइप, ऑफ कोर्स प्रिमिटिव नहीं है। इसके अंदर कई सारे प्रिमिटिव बिल्ड करके इसकी डिफिनेशन देंगे, राइट। और क्या सोच सकता हूँ बताओ, चलो डिपार्टमेंट, स्टूडेंट इज एसोसिएटेड विद अ डिपार्टमेंट, कोर्सेस, क्या बोला, फैकल्टी भी हो सकते हैं। फैकल्टी कौन सा कोर्स कौन फैकल्टी ले रहा है ये एसोसिएशन होगा आपस में। फैकल्टी, फिफ्थ फी रिसिप्ट, जो आपने फी पे किया तो फी रिसिप्ट आप पे कर रहे हैं, राइट। सिक्स, शुरू में आपने एडमिशन लिया तो एडमिशन फॉर्म सबमिट किया होगा।
फॉर्म, और बताइए। और कुछ? वेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है ना, उसको हम एल्गोरिथम के टर्म में देख सकते हैं, ठीक है। मार्कशीट्स, बेसिकली नाउन्स को देखना शुरू करिए, नाउन्स को पहचानने की कोशिश करिए, नाउन्स क्या है, वर्ब आपके मेथड्स हो जाएंगे, ठीक है। कितने क्लास है? क्या क्लास बुलाया होगा? मार्कशीट्स, एग्जामिनेशन शेड्यूल कह सकते हैं, 8 एग्जामिनेशन तो एक प्रोसेस हो गया, एग्जामिनेशन शेड्यूल जो हो गया वो एक फिजिकल चीज हो गई। टाइम टेबल, चलिए तो इस तरह बहुत सारे बन सकते हैं, तो जो जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो सारे मैं यहाँ लिस्ट करते जा रहा हूँ। अब जैसे स्टूडेंट है, इसको तो मैं जानता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट किस पैकेज के अंदर जाएगा, जो स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेटेड जो पैकेज है उसके अंदर जाएगा। सिमिलरली आपका फी का जो डाटा है वो जो है फी मैनेजमेंट वाले जो मैंने फोल्डर बनाया है या पैकेज बनाया है उसके अंदर जाएगा, है ना। एग्जामिनेशन का कोई है तो उसमें मार्कशीट हो गया, एग्जामिनेशन शेड्यूल हो गया, ये सब उसमें चला जाएगा, राइट। एडमिशन का कोई अगर मैंने मॉड्यूल बनाया है तो एडमिशन से रिलेटेड चीजें जो है वो उसमें चली जाएंगी। टाइम टेबल वगैरह डिपार्टमेंट का, कोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर चली जाएंगी, फैकल्टी डिपार्टमेंट के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। इस तरह आप पैकेज स्ट्रक्चर में डिवाइड कर लेंगे। बट सबसे पहले काम जो आपने सोचना शुरू किया वो क्या शुरू किया, एंटिटीज को पहले लिस्ट आउट करना शुरू किया। अब इस एंटिटीज में बहुत कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बार आप डुप्लीकेट एंटिटीज को लिस्ट आउट कर देते हैं, या कोई ऐसे नाउन्स लिख देते हैं जो कि एक्चुअल में एंटिटी नहीं है, मतलब फुल फ्लेज एक डिराइव डाटा टाइप नहीं बनेगा, बल्कि वो किसी और एंटिटी का एक सब पार्ट बन सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर एड्रेस है, एड्रेस खुद एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, राइट, जिसमें कई चीजें हैं, उसमें उसमें उसका फ्लैट नंबर होगा, उसका स्ट्रीट नंबर होगा, लोकेलिटी हो गई, पिन कोड हो गया, ठीक है। या अगर कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम उसको कहें तब उसमें फिर फोन नंबर, मेल आईडी सब कुछ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करें भाई, स्टूडेंट को अलग क्लास रहने दें, हम बोलेंगे कि भाई हम कॉन्टेक्ट डिटेल्स करके अलग क्लास बना लेंगे, राइट। तो ये स्टूडेंट से सेपरेट हो गई, लेकिन इन दोनों में एसोसिएशन जरूर है। स्टूडेंट के अंदर कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, और स्टूडेंट के अंदर जरूरी नहीं कि एक कॉन्टेक्ट डिटेल हो, उसके अंदर 2 कॉन्टेक्ट डिटेल हो सकते हैं, एक टेम्पररी एक परमानेंट, यानी 2 इंस्टेंस की जरूरत आपको पड़ रही है ना। टेम्पररी की वैल्यूज कुछ और होंगी और परमानेंट एड्रेसेस की वैल्यूज कुछ और होंगी, करेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये तो एक हमने बात किया कि पहले एंटिटीज को हमने लिस्ट डाउन कर दिया, उनको एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी को सेपरेट आउट करना शुरू करा, या फिर जो नाउन के फॉर्म में थी उनको मतलब जो किसी एंटिटी का पार्ट हो सकती थी उसको मर्ज करना शुरू कर दिया, ये सब काम हमने करा, ठीक है। डुप्लीकेट्स है तो उनको स्ट्राइक आउट कर देंगे। थोड़ा बैकग्राउंड आपके पास सी प्लस का भी होगा इसका, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद जो फर्स्ट काम हमने जो करा, एंटिटी का रिकॉग्निशन जो करा, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे, एक एक एंटिटी को उठाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को उठाया मैंने, ठीक है। इस स्टूडेंट के अंदर क्या डाटा होगा, एंटिटी को उठाया, फाइंड आउट करा, एक एंटिटी को उठाया, उसके अंदर उस एक एंटिटी के अंदर क्या डाटा होगा, यानी उस एंटिटी को किस डाटा से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे स्टूडेंट का क्या होगा, नेम होगा, इनरोलमेंट नंबर होगा, और क्या होगा, एड्रेस के लिए हमने अलग बना रखी है, उसको हम अलग यूज करें, फिलहाल एड्रेस अभी सिंपलिसिटी के लिए नहीं ला रहा हूँ बीच में। इनरोलमेंट नंबर हो गया। चलिए कोर्स, अगर अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ कोर्स एक स्ट्रिंग में हो सकती है तो मुझे फिर कोर्स एंटिटी की जरूरत फिर नहीं है, कट गया। अगर कोर्स सिर्फ एक एक एक, एक स्ट्रिंग में सेव हो सकती है, जैसे एमसीए कोर्स, ठीक है, एमसीए, तो फिर हमें फिर इस पूरे एंटिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोर्स की और डिटेल्स उसके अंदर है, जैसे कितने सेमेस्टर उसके अंदर हो रहे हैं, राइट, हर सेमेस्टर में कितने कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये सारी अगर चीजें हैं तब फिर हमें कोर्स की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट, ठीक है।
तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन आपके एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट पे होता है, ठीक है। फिलहाल मैं अभी सिंपलिसिटी के लिए मान ले रहा हूँ कि कोर्स एक स्ट्रिंग टाइप का ही है, मेरा काम अभी इससे चल रहा है, बाद में हम उसको अलग टॉपिक पे देखेंगे। तो कोर्स को मैंने क्या कहा कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। एनरोलमेंट नंबर को क्या कहा, ये भी स्ट्रिंग ही दे देते हैं इसको। नेम भी क्या होगी, स्ट्रिंग हो गई। एज इन टाइप हो गई। जेंडर सिंपलिसिटी के लिए हमने कहा कि भाई ये कैर कह सकते हैं, या आप कहिए कि बुलियन भी काम चल जाएगा, मिनिमम डाटा स्ट्रक्चर में यूज करना चाहता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ यूज करना चाहें कोई चीज, इसमें कोई भी चीज इसके पार्ट हो सकते हैं स्टूडेंट क्लास के, यानी जो स्टूडेंट एंटिटी को आप डिराइव डाटा टाइप आप बना रहे हैं, है ना, उसमें और कुछ हो सकता है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए क्लास हमने बना रखा है, उसको बाद में देखेंगे। चलिए, एड्रेस वही कॉन्टेक्ट डिटेल में चला जाएगा, मेल आईडी भी कॉन्टेक्ट डिटेल में चला जाएगा। चलो इतने पे अभी रुकते हैं, ठीक है। ये फील्ड्स हमारे पास क्या होगी, नेम हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, कोर्स हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, 5 फील्ड हो गई, राइट है। तो अब जब हमने ये कर लिया है, तब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि अब इनमें कौन से मेथड काम करेंगे, इन वेरिएबल्स के ऊपर कौन से मेथड काम करेंगे। जैसे अलॉट सेमेस्टर, एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर के अंदर आप गए, तो कोर्स के अंदर सेमेस्टर डिफाइंड है, ठीक है। या कोर्स ही अलॉट करने की अगर हम बात करें, अलॉट कोर्स, ठीक है। जब स्टूडेंट ने एडमिशन लिया तो उसके डिटेल्स खाली थे, आपने उसमें कोर्स अलॉट किया, ठीक है। यहाँ पे कोर्स आप अलॉट कर देंगे, ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि प्रोवाइड एज, स्टूडेंट्स की आप एज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 25 अपने आप चाहते डालना, तो इसके लिए आपने एक मेथड बनाया। तो ये सारे आप मेथड्स बना रहे हैं जो इन फील्ड्स को सेट करे, ठीक है। या कोई एक मेथड बनाए, प्रिंट ऑल स्टूडेंट डिटेल्स, एक स्टूडेंट की जितने भी डिटेल्स है सारे के सारे वो एक टेबुलर फॉर्म में हमको प्रिंट कर दे, ताकि हम उसका प्रिंट आउट भी ले सकें अगर हम चाहें तो। तो ये क्या करेगा, इन सारे फील्ड्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा यहाँ पे, सिस्टम डॉट प्रिंट दिस 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 सो ऑन। आरी बात क्लियर हो रही है। तो अभी आपने प्रोसेस क्या फॉलो किया, एट द एब्स्ट्रैक्ट लेवल, हायर लेवल, आपने सबसे पहले एंटिटीज को फाइंड आउट करा, एंटिटीज को फिर उठाना शुरू करा एक एक, हर एक एंटिटीज के अंदर पहले डाटा को फाइंड आउट करना शुरू करा। फिर जब डाटा फाइनल हो गया आपका, ठीक है, ऑलमोस्ट, बाद में रिफैक्टरिंग हो सकती है, यानी चेंज हो सकता है। डाटा फाइनल हो गया, तब आप सोच रहे हैं कौन से ऑपरेशन उस पे होंगे, यानी कौन से मेथड उस पे लगेंगे। यानी मेथड पे जब आप आए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, सबसे लास्ट में आप आए, है ना। और प्रोसीजर लैंग्वेज में आपने क्या करा था, डायरेक्टली आपने मेथड से शुरू करा, मेथड के टर्म में ही, यानी एल्गोरिथम या प्रोसीजर के टर्म में ही शुरू किया था। प्रोसीजर मेथड को कहते हैं, राइट, यानी वो ब्लॉक ऑफ कोड जो कुछ काम करे, राइट, करेक्ट। तो प्रोसीजर के टर्म में आपने शुरू किया था, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोसीजर लैंग्वेज बेसिकली, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि हम यहाँ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब एंटिटी, एंटिटी जो मैं कह रहा हूँ ना, स्टूडेंट हो गया, कोर्सेज हो गए, ठीक है, डिपार्टमेंट हो गया, ये सारी एंटिटी हो गई, इनकी ये बनते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एंटिटी है, इनके बनेंगे ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने इससे शुरू करा, ओरिएंटेशन किससे शुरू हो रहा है, ऑब्जेक्ट के टर्म में शुरू हो रहा है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, उनकी पहले हम एंटिटी तलाश करेंगे, फिर उनके अंदर के डाटा को तलाश करेंगे, फिर हम मेथड पे जाएंगे, यानी फोकस किस पे है, डाटा पे है, करेक्ट। अब जैसे मैंने स्टूडेंट क्लास बनाने का डिसाइड किया, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसकी जो फील्ड्स है वो डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो सीधे मैं आपको करके ही दिखा देता हूं। ये क्लास मेरा है, ठीक है। 5 फील्ड्स हमने सोची थी इनिशियली, कौन कौन सी है बताइए। स्ट्रिंग is a data type that is provided by Java libraries। तो जैसे C++ में आपको कैरेक्टर अरे को यूज करना पड़ता था स्ट्रिंग को यूज करने के लिए, है ना, हालांकि string.header फाइल वहां भी मौजूद है, ठीक है।
यहाँ पे आपको डायरेक्टली स्ट्रिंग क्लास आपको मिल रहा है आसानी के लिए, बहुत सारे ऑपरेशन इसके अंदर दे रखे हैं। स्ट्रिंग से नेम, ठीक है, स्ट्रिंग एनरोलमेंट नंबर, इंट एज, स्ट्रिंग कोर्स, और क्या बचा था, जेंडर। चलिए बूलियन जेंडर, हाँ ट्रू एंड फॉल्स दो वैल्यू होती है? तो आप वही मान लीजिए, आप ट्रू को मेल मान लीजिए, फॉल्स को फीमेल मान लीजिए, फॉल्स को मेल मान लीजिए, ट्रू को फीमेल मान लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। या अगर ज्यादा सिंपलिसिटी चाहते हैं, कैरेक्टर भी कर सकते हैं, जैसे पूरा पूरा मेल फीमेल आप वो भी दे सकते हैं, एम दे दे, एफ दे दे, या कोई और अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो ये तो एक डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पस के लिए, अदरवाइज एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है कौन सा डाटा टाइप को यूज करना है। इसमें जो डाटा टाइप यूज हो रहा है स्ट्रिंग को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या है, प्रिमिटिव है। स्ट्रिंग प्रिमिटिव नहीं है, स्ट्रिंग डिराइव्ड है, हमने नहीं बनाया है, जावा की लाइब्रेरीज बनाने वालों ने बनाया है और बना के हमको दे रखा है, लेकिन स्ट्रिंग क्या है, डिराइव्ड है। हाँ, आ जाओ। Which is again the same concept, that is a string is nothing but a sequential sequence of characters, that's an array, character array, ठीक है, क्लियर है भाई। अब हम इससे मेथड सोचना शुरू करते हैं। अब देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे मेथड डिस्कस करे हैं, कोर्स के लिए अलाउड कोर्स कर दिया, नेम के लिए ऐड नेम कर सकते हैं हम, ठीक है, या एज के लिए प्रोवाइड एज कर दिया हमने। तो ये अलग अलग जो तरह के नाम ले रहे हैं, कहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं ऐड कर रहे हैं, कहीं अलाउड कर रहे हैं। तो जावा में एक कोड कन्वेंशन है, जहां भी वैल्यू को आप सेट कर रहे हैं, यानी कोई वैल्यू दे रहे हैं, या फ्यूचर में एक बार देने के बाद दोबारा से उस पर ओवरराइड कर रहे हैं, यानी चेंज कर रहे हैं, तो उनको मेथड का नाम जो होता है वो सेट से शुरू करते हैं। कन्वेंशन है, रूल नहीं है। कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो कोड आपका पूरी दुनिया में किसी के पास भी आप भेजते हैं, सारे जावा डेवलपर्स को समझ सकते हैं आसानी से, उनकी रीडेबिलिटी अच्छी होगी। कन्वेंशन को ब्रेक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोड आपको कंपाइल नहीं करेगा। आप मेथड का नाम दे प्रोवाइड एज, मेथड चलेगा, काम करेगा, एप्लीकेशन काम करेगा आपका, लेकिन आपका जो जब आप कंपनी में जब काम करेंगे तो आपको जो कोड रिव्यू करेगा वो कहेगा कि ये कन्वेंशन को तुम फॉलो करो, इस तरह का नाम नहीं दे सकते, वो स्ट्रिक्टली कहेगा आपसे, लाइटली नहीं कहेगा, स्ट्रिक्टली कहेगा, ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा, वहां पर कन्वेंशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो भाई, सीट नहीं है, वो चेयर सब टूटी है क्या, देखो कोई जगह है तो बैठ जाओ, ठीक है, समझ में आता है। तो जब भी हम किसी मेथड में अगर हम कुछ कोई ऐसा मेथड बनाते हैं जिसको हम यूज करना चाह रहे हैं, जैसे कि प्रोवाइड एज है, एज को चेंज करने के लिए या एज की वैल्यू को सेट करने के लिए, तो हम उसके प्रीफिक्स लगाते हैं सेट, यानी सेट एज मेथड हो जाएगा, सेट नेम मेथड हो जाएगा, ठीक है, सेट कोर्स मेथड हो जाएगा, सेट एज, सेट जेंडर, ये सारे मेथड हो जाएंगे, ठीक है, इनिशियल वैल्यूज के लिए भी, बाद में चेंज करने के लिए भी, ठीक है। और अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जिसकी हम वैल्यू को सिर्फ रीड ओनली रखना चाहते हैं, यानी चेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि भाई इनरोलमेंट नंबर एग्जामिनेशन से अलॉट हो रहा है, सीधे डाटाबेस में आ रहा है, तो इनरोलमेंट नंबर में फिर हम उस कंडीशन में सेट इनरोलमेंट नंबर मेथड लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको कोई गलती से प्रोग्रामर कॉल करके चेंज न कर दे प्रोग्राम करते वक्त, तब वहां सिर्फ कहेंगे गेट इनरोलमेंट नंबर। बाकी सारे फील्ड्स के लिए सेट भी हो सकता है और गेट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी मैं सब कुछ लिखूंगा, ठीक है, गेट नेम टू get the name from the variable to print it, for example get age, get course, ठीक है। अब ये जो इतना सारा चीज आपको जनरेट करना है, मान लीजिए अभी तो 5 फील्ड है, अगर 10-12 फील्ड होती तो सबके लिए आप सारे सेटर मेथड लिखते, सबके गेटर मेथड लिखते। आईडी का देखिए बेनिफिट क्या है, आप सिंपली यहाँ पे एडिटर विंडो पे आप राइट क्लिक करेंगे ऐसे, ठीक है, राइट क्लिक करा, जाइए सोर्स में, ठीक है, सोर्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आता है जनरेट गेटर एंड सेटर्स, आ रहा है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिंपली मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट ऑल,
इसको ड्रॉप डाउन में देख लीजिए, गेट एज भी जनरेट होगा, सेट एज भी जनरेट होगा, गेट कोर्स भी जनरेट होगा, सेट कोर्स भी जनरेट होगा। जहां भी सेट आप देखेंगे उसके अंदर पैरामीटर कुछ पास, पैरामीटर लिखा जा रहा है, यानी वो मेथड एक्सपेक्ट करेगा आप कुछ उसमें आर्गुमेंट पास करें, है ना, पैरामीटराइज मेथड है। इसका मतलब अगर आप ये कोर्स को सेट करना चाहते हैं तो कोर्स का नाम तो देना पड़ेगा, एज सेट करना चाहते हैं तो एज का नाम देना पड़ेगा, तो ये पैरामीटर आपको दिख रहा है। सारे सेटअप मेथड के अंदर पैरामीटर होगा। सेट एनरोलमेंट नंबर किस चीज से सेट करें, तो नया आप एनरोलमेंट नंबर दे रहे हैं उसे सेट कर रहे हैं आप, राइट। सेट जेंडर, देखिए बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स इसमें जाएगी, राइट। ये उसका टाइप बता रहा है, पैरामीटर का टाइप बता रहा है किस टाइप का पैरामीटर होना चाहिए, राइट। फिर सेट नेम स्ट्रिंग, जो गेटर मेथड से उसके अंदर देखेंगे कोई पैरामीटर में नहीं है, लेकिन इसका रिटर्न टाइप होगा, ठीक है। अभी जनरेट करते हैं, फिर आप देखिए जनरेट, मैंने एक बटन क्लिक किया सारे मेथड्स आ गए इन वन क्लिक, आ गए ना। अब जो मैं आपको पिछली क्लास में समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक टेक्स्ट फाइल पे बैठ करके एक एक लाइन को लिखते जाएं, उसको बार बार कंपाइल करते जाएं, छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती जाए उसको आप करेक्ट करते जाएं। आप आईडी यूज करेंगे, विद इन 5 मिनट्स आप एक अच्छा खासा कोड लिख करके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ प्रोडक्टिविटी चाहिए आपको, बिना आईडी के काम होना नहीं है वहाँ पर, ठीक है। कोई कंपनी ऐसी नहीं जो आपसे कहेगी कि भाई टेक्स्ट फाइल पे काम करो और कंपाइलर यूज करो जावा सी का और इंटरप्रेटर जावा यूज करके कमांड प्रॉम्प्ट में कंपाइल करो, कोई नहीं कहेगा आपसे ऐसा, ठीक है। तो शुरू में चाहे तो प्रैक्टिस के लिए उस पर काम कर लें, कुछ प्रैक्टिस उसकी भी जरूरी है, लेकिन अल्टीमेटली आपको शिफ्ट आईडी पे करना है, क्योंकि जिस तरह से काम करना है उस टूल्स को आपको यूज करना भी जानना जरूरी है। ये भी एक लर्निंग कर्व है, ठीक है। इसको नहीं जानेंगे तो फिर उसको सीखने के लिए अलग से एफर्ट चाहिए होगा जब आप जाएंगे काम करने, करेक्ट। अब देखिए गेट नेम है, गेट नेम क्या, गेट मेथड क्या करता है अभी क्या बताया, वैल्यू को रिट्राइव करता है, फेच करता है, राइट। तो ये जब फेच करेगा तो इसका एक रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, जब फेच करेगा तो रिटर्न करेगा ना कोई वैल्यू, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, नेम को रिटर्न कर रहा है, नेम इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, तो ये रिटर्न टाइप मिल रहा है। वैसे सेटर क्या कर रहा है, सेट कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वैल्यू को चेंज कर देगा खाली वेरिएबल की, तो वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग नेम, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, करेक्ट। सी प्लस प्लस में यही आप यूज करते थे, ऐसे दिस नेम इज इक्वल टू नेम ऐसे करते थे। डॉट ऑपरेटर भी अलाउड होता है C11 के, सी प्लस प्लस 11 के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, बट ट्रिवियल जो तरीका है वो आप ऐसे करते थे, राइट। यहाँ पे आप डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है। अब ये दिस क्या चीज है, किस चीज का, जिस क्लास के जिस ऑब्जेक्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, ये तो अभी क्लास का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ना, अभी तक ऑब्जेक्ट हमने बनाया नहीं। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें कोई कंस्ट्रक्टर या कोई मेथड रन करेगा, तो जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर या मेथड रन कर रहा है उसमें जो दिस आपका पॉइंटर होगा, वो दिस पॉइंटर उसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा। जैसे मान लीजिए इस क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये एक स्टूडेंट क्लास का स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या टर्म इसके लिए यूज किया था, ब्लूप्रिंट, ये हमने ब्लूप्रिंट बना दिया कि सभी स्टूडेंट के पास नेम होगा, एनरोलमेंट नंबर होगा, एज होगा, कोर्स होगा, जेंडर होगा, ये 5 चीजें डाटा में होंगी और फिर ये मेथड्स होंगे जो इन पे ऑपरेट करेंगे, राइट। ये एक ब्लूप्रिंट बना दिया, लेकिन 50 स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब मेमोरी में तो 50 जगह चाहिए ना, हर एक की अलग अलग डाटा को स्टोर करने के लिए। हर एक का नाम अलग होगा, हर एक का एनरोलमेंट नंबर अलग होगा, हर एक का एज अलग होगा, कोर्स अलग होगा, जेंडर अलग होगा, है ना, करेक्ट। तो जैसे कि ऐसे देखिए कि ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट का, क्लास का। जब ये मान लीजिए कि आपकी मेमोरी है हीप, ठीक है। इसमें मैंने स्टूडेंट 1 की जगह क्या बोला, अमित नाम का एक स्टूडेंट है, जैसे इंटीजर x होता था, x एक वेरिएबल होता था, तो अमित नाम का एक वेरिएबल है जो कि स्टूडेंट टाइप का है, तो इसके लिए एक स्पेस रिजर्व हो गई। उस स्पेस के अंदर उसकी नेम के लिए जगह है, उसके एनरोलमेंट नंबर के लिए जगह है, उसके कोर्स के लिए, एज के लिए, जेंडर सबके लिए जगह है, और सबकी अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। नेम अलग होगा, हो सकता है किसी 2 स्टूडेंट का नेम सेम भी हो जाए। एनरोलमेंट नंबर तो 100% अलग होगा, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर क्या है आपका, आइडेंटिफायर है, यूनिक होगा वो। कोर्स ऑफ कोर्स एक बैच का स्टूडेंट है तो सेम होगा, दूसरे बैच के अलग अलग बैच के है तो अलग अलग होगा। एज किसी का कभी कभी सेम भी हो सकता है, कभी डिफर भी कर सकता है, जेंडर भी सेम हो सकता है, डिफर कर सकता है, राइट। तो ये डिफरेंट वैल्यूज, पूरी सेट ऑफ वैल्यूज जो होंगी, पूरी सेट ऑफ वैल्यूज के टर्म में अगर बात करें तो हर स्टूडेंट की पूरी सेट ऑफ वैल्यूज दूसरे स्टूडेंट के सेट ऑफ वैल्यूज से डिफर करेंगी। तो एक ऑब्जेक्ट अमित बनाया, एक ऑब्जेक्ट सैयद बना लिया,
एक ऑब्जेक्ट राकेश बना लिया। इससे जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी जगह मेमोरी में अलोकेट फिजिकली होती जाएगी। जैसे ये चेयर है, तो चेयर को जो उसने डिजाइन करा होगा, इस पर्टिकुलर चेयर का उसने डिजाइन करा होगा, ऐसा इसका प्लेटफॉर्म होगा रखने के लिए कॉपी किताब, ऐसा इतना इतनी हाइट का बैक होगा, इतनी इसके लेग्स होंगे, लेफ्ट के नीचे सर्कुलर होगा, एक रॉड सिंगल रॉड पे है, 4 लेग्स नहीं है इसके, तो उसने इसका एक तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, एक उसने डिफाइन किया होगा। उस ब्लूप्रिंट पे इतने सारे चेयर बन करके तैयार हो गए, लेकिन चेयर तो फिजिकल स्पेस क्लासरूम में ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना। ब्लूप्रिंट एक कंसेप्चुअल चीज हो गई, है ना। तो ये जो स्टूडेंट क्लास है, जो मैंने क्लास को डिफाइन करा है यूजिंग द कीवर्ड क्लास, यूजिंग द कीवर्ड क्लास, ये एक स्ट्रक्चरल चीज हो गई, सॉरी कंसेप्चुअल चीज हो गई, जो स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही है, राइट। और जितने भी हम इसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, हर ऑब्जेक्ट मैप करेगा एक सेपरेट स्टूडेंट से, यानी सेपरेट स्टूडेंट की डिटेल उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी। बात क्लियर हो रही है? इसी को हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर चीज ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्किल हो रही है। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो रहा है, जब आप ऑब्जेक्ट सोच रहे हैं तो उसके दिमाग में दूसरा टर्म ला रहे हैं एंटिटी। एंटिटी का मतलब उसको क्लास में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास के फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तभी हमने सबसे पहला काम शुरू क्या किया था, एंटिटी के नाम, नाउन्स आइडेंटिफाई करना शुरू किया था। उसके बाद एक एक एंटिटी को उठाया, उसके डाटा को आइडेंटिफाई करना शुरू करा। उसके बाद सोचना शुरू किया उस पर क्या ऑपरेशन होंगे। ऑपरेशन सबसे लास्ट में, यानी प्रोसीजर सबसे लास्ट में। और प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या होता है, प्रोसीजर सबसे पहले प्रोसीजर करते हैं, फिर आपको जो जो वेरिएबल की जरूरत होती है, चाहे लोकल वेरिएबल हो गए चाहे ग्लोबल वेरिएबल हो गए, डाटा सबसे लास्ट में आप सोचते हैं। जैसे ये जरूरत पड़ती है आप उसको डिफाइन करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, राइट। यहाँ पे ठीक सोचने का तरीका ही आपका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा देखिए, क्या इस क्लास में मैंने कोई मेन मेथड बना रखा है? नहीं बना है। इस क्लास में मुझे बनाने की जरूरत भी नहीं है। फी रिसिप्ट अगर है उस क्लास में भी नहीं बनाऊंगा, कोर्स है उस क्लास में भी नहीं बनाऊंगा, डिपार्टमेंट है उस क्लास में नहीं बनाऊंगा। मेन मेथड सिर्फ उस क्लास में बनाऊंगा जहां से मुझे एप्लीकेशन को स्टार्ट करना हो, क्योंकि मेन मेथड इज द वन फ्रॉम विच द एक्सक्यूशन ऑफ द और कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम एक्सक्यूशन स्टार्ट्स। तो वो तो एक जगह से जरूरत है ना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरी बना दे रहा हूँ मेथड, दूसरी क्लास बना दे रहा हूँ जो कि मेन मेथड इसके अंदर होगा। लेट मी कॉल इट अ स्टार्ट ऐप क्लास, करेक्ट। इससे आपका ऐप स्टार्ट होगा या एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, राइट। इसमें मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये स्टफ जनरेट कर दो, यानी एक खाका उसका जनरेट कर दो, कोड मुझे लिखना ना पड़े, ठीक है। इसको मैंने टिक कर दिया। टिक करने के बाद जैसे ही मैं फिनिश करूंगा, देखिए इसी पैकेज के अंदर क्लास बना स्टार्ट ऐप के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सारा कोड मुझे लिखना नहीं पड़ा, सब कुछ सामने आ गया हमारे पास, करेक्ट। अब मैं क्या कहूंगा, स्टूडेंट से अमित इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, जैसे इंटीजर एक्स करते थे, ठीक है। या सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं आप। आपने कहा स्टूडेंट अमित, ठीक है, इंटीजर एक्स सेमीकोलन, लेकिन फिर इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 5 फीटा डालते थे वैल्यू। तो यहाँ पे चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में नया मेमोरी में स्पेस अलोकेट करने के लिए आपको नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी बताना पड़ेगा जावा वर्चुअल मशीन को, जेवीएम को, कि भाई जो आप मेरे प्रोग्राम को रन कर रहे हो, इसमें एक आदमी के लिए स्पेस मेमोरी में अलोकेट कर दो, ठीक है, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ कंटेनर का रेफरेंस वेरिएबल नाम, इसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, रिफर कर रहा हूँ उस जगह को अमित के नाम से, ठीक है। तो कैसे करो, नई जगह बनानी है तो बोलेंगे न्यू, किसके लिए बनानी है, स्टूडेंट टाइप के लिए बनानी है, विच इज द डिराइव टाइप, और ये ब्रैकेट हम ऐसे डाल देंगे। इसका मतलब क्या है आगे देखेंगे। सी प्लस प्लस अगर आप जानते हैं तो आप थोड़ा बहुत इसका मतलब समझ रहे होंगे, डिटेल में आगे जानेंगे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपका नया ऑब्जेक्ट बनाने का, यानी मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व हो गई जिसमें वो सारी फील्ड्स के लिए जगह बन गई। मेथड्स के लिए कोई जगह नहीं बनती है, मेथड तो पैसिव है ना। वो मेथड जब रन होगा तो उसका एक लाइन बाय लाइन कोड जो है वो स्टैक में आता है और रन होता है, वो स्टैक में आता है। और ये जो जगह बनी है ये हीप में बनी है,
ठीक है, हीप और स्टैक दो सेपरेट जगह है। हीप में ऑब्जेक्ट रहते हैं, हीप इज अ लार्जर चंक ऑफ मेमोरी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसकी सारी वैल्यू सेट करना चाह रहा हूं। अमित डॉट सेट, अमित डॉट सेट लिख करके जब मैं कंट्रोल और स्पेस अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा तो देखिए सारे लिस्ट आ गए, कौन कौन सेटर मेथड्स हैं। करेक्ट, सब सेट मेथड दिख रहे हैं, सेटर मेथड दिख रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं सेटर मेथड्स, राइट। सेट एज, सेट कोर्स, सेट एनरोलमेंट नंबर, सेट जेंडर, सेट नेम। अगर मैं गेटर मेथड्स को कॉल करना चाहूं तो मैं लिखूंगा गेट कंट्रोल स्पेस, चलिए अगर अगर मैं डॉट लिख करके अगर ऐसे प्रेस करूं तो इसमें सब कुछ दिखाएगा। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये सारे वेरिएबल्स हैं, जो ट्राइंगल दिख रहे हैं ये दिख रहे ट्राइंगल छोटे छोटे, एज, कोर्स, एनरोलमेंट नंबर, जेंडर, नेम, और इधर उनका टाइप बता रहा है, किस क्लास के अंदर है, ये सब बता रहा है देखिए। और ये सब जो है ये मेथड्स हैं, कई सारे मेथड्स हैं जो मैंने नहीं बनाए हैं। इक्वल्स हो गया, ये मैंने नहीं बनाए हैं। अब इसके लिए आप बॉदर मत करिए, अपने आप आ गए हैं वो कहीं से। ठीक है, कहाँ से आए वो हम आगे जब क्लासेस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे क्या मतलब है उसका। लेकिन ये सारे मेथड, गेट एज हो गया, गेट कोर्स हो गया, गेट एनरोलमेंट नंबर हो गया, गेट नेम हो गया, ये सब हमने बनाए हैं। हैश कोड हमने नहीं बनाया है। इस जेंडर, गेट जेंडर भी हो सकता है और सेट जेंडर भी हो सकता है, इसकी जगह इस जेंडर, सेट की जगह इस जेंडर भी हो सकता है, जो कि बूलियन है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू उसको रिटर्न करना है, तो उसका कन्वेंशन इस भी हो सकता है, दोनों ही कन्वेंशन फॉलो करते हैं। आगे इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फिर सेटअप मेथड्स हो गए, सेट एज, सेट कोर्स, सेट एनरोलमेंट नंबर, इस तरह आपको सारे मेथड्स एक बार में नजर आने शुरू हो गए, राइट। करेक्ट, अब मैं कह रहा हूं सेट, आई वांट टू सेट द नेम, सेट नेम, पूरा नाम मैंने दे दिया अमित सिंह फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, करेक्ट है। अमित डॉट सेट एज, एज क्या वैल्यू थी, इंटीजर वैल्यू थी, मैंने कहा 25, ठीक है। अमित डॉट सेट कोर्स, सॉरी, क्या दें, एमसीए, ठीक है। अमित डॉट, अब क्या बचा, सेट में जेंडर, ट्रू मान लेते हैं, मेल को मान लेते हैं, फिर फॉल्स मान लेते हैं कि फीमेल है, मैंने बस ट्रू कर दिया, ठीक है। अमित डॉट सेट, अब क्या बचा, एनरोलमेंट नंबर, कोई एक एनरोलमेंट नंबर बताइए क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू, चलो मान लो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ ABC 1000231 समथिंग 32 समथिंग, चलो आप उसको ट्रांसलेट कर लेना अपने टर्म में, ठीक है। ये आपके सारे डाटा एलिमेंट सेट हो गए। अब मुझे अगर इनको प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये भी शॉर्टकट मैंने यूज करा है, मैं बताता हूँ एक बार। मैंने सिंपली सिस टाइप की, आदत है मेरी कंट्रोल स्पेस करने की, ये आ जाता है, इंटर कर देता हूँ मैं, पूरा लाइन हो गई। क्विकली आप कोड कर रहे हैं, राइट। इसके अंदर आपने कहा स्टूडेंट्स नेम इज प्लस, स्ट्रिंग के साथ आप कॉनकैटिनेट कर रहे हैं किस चीज को, वेरिएबल की वैल्यू को, क्या, अमित डॉट गेट नेम, ठीक है भाई, एक मिनट, ठीक है। वेरिएबल यहाँ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट इज अ सेपरेट क्लास, ठीक है। अभी उसमें आएंगे, अभी आप वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। अभी आप कहें कि अगर हम अमित के साथ में वेरिएबल नेम एक्सेस करना चाहता हूं तो अभी आपको अलाउ करेगा, देखिए नेम आपको अलाउ कर रहा है, आप कर सकते हैं अभी ऐसे डॉट ऑपरेटर लगा के वेरिएबल को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आइडियली वेरिएबल को हम प्राइवेट रखते हैं, हिडन रखते हैं, डाटा हाइडिंग, याद आ रहा है। तब वहाँ प्राइवेट होगा तब फिर आपको मेथड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो मैं अभी से उसको करेक्टिव वे में जा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ गेट नेम, चला के एक बार देख लें इसको। अमित सिंह प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए
इसके बाकी वैल्यूज को मुझे प्रिंट करना है तो ऐसे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लिखना पड़ेगा, एज के लिए, जेंडर के लिए, कोर्स के लिए, एनरोलमेंट नंबर के लिए, सबके लिए है। या आप प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग एक लंबी चौड़ी स्ट्रिंग होती जाएगी, जो इतनी लंबी चली जाएगी कि कोड की रीडेबिलिटी खराब हो जाएगी आपकी। अब जो कोड रीड कर रहा है वो देखो, कोड ऐसा होना चाहिए कि आपको विजिबिलिटी के अंदर आनी चाहिए, वो जो रीड कर रहा है उसको आसानी हो रीड करने में। राइट, एक मेथड बना सकते हैं जिसमें सारी चीजें जा सकती हैं, राइट। लेकिन अगर ये बताओ कि अगर हम मान लो अभी हम मेथड फॉर एग्जांपल नहीं बना रहे हैं, हम इसी के अंदर लिख रहे हैं, राइट। अभी क्या होगा, अमित नाम का एक स्टूडेंट है हमारे पास, अमित, राकेश, सैयद, अहमद, कई सारे 50 स्टूडेंट बनाए हमने, तो 50 के बाद 50 के लिए बार बार सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर तो लिखने नहीं जाएंगे, ठीक है। प्लस स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स के प्रिंट होने की बात है, और ये जो क्लास है ये स्टार्ट ऐप है, इसका कंसर्न यहाँ पे प्रिंट का कोड आना नहीं आना चाहिए। प्रिंट का कोड कहाँ जाना चाहिए, स्टूडेंट क्लास के अंदर जाना चाहिए, राइट। तो यानी ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपका जैसे स्टूडेंट क्लास आपकी यहाँ पे है, स्टूडेंट जावा यहाँ पे जनरेट किया है, जहाँ गेटर सेटर जनरेट किए वहां पे एक मेथड और लिख दीजिए, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। किसी एक डिटेल को अगर की बात होती है तो हम गेट लगाते हैं, गेटर मेथड यूज करते हैं, लेकिन एक की बात नहीं हो रही तो हम सिंपली प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स या प्रिंट ऑल स्टूडेंट डिटेल्स कह सकते हैं हम, ठीक है। ये मेथड हम बना देंगे, और वही कोड जो हमने वहां पे लिखा था स्टार्ट ऐप में, इसको उठा के लाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब क्या होगा बताइए, दिस कह सकते हैं या सेम क्लास के अंदर है तो हम इसको नेम भी कह सकते हैं, चलेगा। दिस कहना ज्यादा अच्छा है वैसे, लेकिन उस पर अभी क्यों है आगे आएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल सिंपल रखते हैं, हाँ। ठीक है, सिमिलरली नेम था, एज हो गया स्टूडेंट एज, स्टूडेंट्स जेंडर, ठीक है। और क्या बचा, एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। कोर्स, सारी चीजें प्रिंट हो गई। सोर्स में जाएं एक बार, फॉर्मेट कर दें, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। अब वापस से जाते हैं स्टार्ट ऐप में, यहाँ पे अब क्या करें, अमित डॉट प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स, सिंपली आपने मैसेज कॉल कर, प्रिंट उसके अंदर कर ही रहा है, वो कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट। सेव किया, इसको रन कर दिया, सारी डिटेल हमारे प्रिंट हो गए, ठीक है। इसी तरह हम जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे अमित के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया, सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं भाई, स्टूडेंट आदिल इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आदिल के जो डिटेल्स होंगे वो तो डिफरेंट होंगे, आदिल डॉट सेट एज इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 27, ठीक है। आदिल डॉट सेट नेम इज इक्वल टू आदिल अहमद, ठीक है। ये आपने डाल दिया,
आदिल डॉट सेट एज, एज हो चुका है, सॉरी कोर्स नहीं हुआ है, कोर्स से इसका डालते हैं हम BCA, ठीक है, डिफरेंट कोर्स में है ये। आदिल डॉट सेट जेंडर, अगेन ही इज मेल, सो मैंने डाल दिया ट्रू, कन्वेंशन हमने फॉलो करा था, ट्रू डाल दिया। आदिल डॉट सेट, अब क्या बचा, एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, ABC अंडर डबल कोर्स 2 5 6 7 8 समथिंग, ये डाल दिया, राइट। सेम अगर इसका डिटेल प्रिंट करना है, आपकी बार यहाँ क्या बोल लिखेंगे, आदिल डॉट प्रिंट स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 स्टूडेंट डिटेल प्रिंट हो जाएगा। देखिए पहले अमित का स्टूडेंट डिटेल प्रिंट हुआ, फिर आदिल का शुरू हुआ, वो प्रिंट हुआ, राइट, करेक्ट। तो ये जो स्टूडेंट डिटेल्स हैं, ये हर एक वेरिएबल की वैल्यू है, ये सबके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हैं हीप में, और उनके अंदर अलग अलग स्पेस रिजर्व्ड है, ठीक है। तो जितने आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने स्पेस आपके फिजिकली रिजर्व हो रहे हैं, ठीक है। तो क्लास का और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो क्लास इज एज ई सेड इट्स अ ब्लूप्रिंट। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन कभी बाद में देंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी आएगी। ये एक तरह से इनफॉर्मल डेफिनेशन है, इट्स अ ब्लूप्रिंट, समझने के लिए। जैसे ब्रिक हम बनाते हैं, ब्रिक फैक्ट्री में तो खाका होता है ना, एक खाके से हम जितने चाहे ब्रिक बना सकते हैं, लेकिन खाका का डायमेंशन होता है, वो स्ट्रक्चर हमने क्लास में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम उस क्लास को यूज करके, उस डिराइव डाटा टाइप को यूज करके जितने चाहें उतने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। क्या कह रोके इतने पर, आगे देखते हैं इसके बाद। हाँ क्या चीज, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, हाँ नहीं मैंने करी थी कि नहीं कर रहा था।